गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं पूजा शर्मा कल आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ा रही थी। तो कल अपन ने बेसिक चीज़ें जो देखी थी वो क्या देखी थी। कल अपन ने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो कैसे फॉर्म होती है। केमिकल रिएक्शन में अपन ने देखा था कि उसके अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर के नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कि कोई सी भी केमिकल इक्वेशन होती है या केमिकल रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होता है उनमें क्या चेंज होता है। क्या क्या चेंज देखा था अपन ने, उसमें अपन ने देखा था कलर में चेंज। उसके बाद अपन ने देखा था कलर में चेंज के बाद अपन ने देखा था टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर में चेंज के बाद अपन ने देखा था उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज। इन तीनों चेंज देखने के बाद अपन ने देखा था कि नॉर्मल जो डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ के अंदर कौन कौन सी केमिकल इक्वेशंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है जो नॉर्मल अपने को देखने को मिलती है। उसमें फर्स्ट देखा था अपन ने दही का जमना। ये एक घर में होने वाली एक बेसिक रिएक्शन है, दही का जमना। उसके अलावा लोहे पर जंग लगना। उसके अलावा अपन ने 2-3 रिएक्शन और देखी थी। अब अपन पढ़ते हैं आगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट विथ मेंटेन फिजिकल स्टेट। किस किस के सिंबल लिखते हैं अपन, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। इट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, किसी भी सब्सटेंस रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उस सब्सटेंस का क्या यूज करते हैं अपन, सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। और उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट, तब जाके वो क्या बनती है, एक केमिकल इक्वेशन बनती है। क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट, कोई सा भी सब्सटेंस हो, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका सिंबल यूज करना है। उसके साथ उसकी क्या यूज करनी है, फिजिकल स्टेट यूज करनी है। क्लियर है। तो अपन ने कल एग्जाम्पल पढ़ा था एक्टिविटी 1.1, जिसके अंदर पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब अपन एयर के अंदर क्या है, O2 के अंदर अगर अपन उसको बर्न करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, Mg+O2। ये क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट है दोनों। इन दोनों रिएक्टेंट का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O2। ये दोनों रिएक्टेंट के सिंबल है। इन दोनों रिएक्टेंट को जब अभिक्रिया होती है, जब रिएक्शन होती है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, MgO। ये क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया को मैंने सिंबल के रूप में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को सिंबल के रूप में एक केमिकल इक्वेशन के रूप में लिख दिया। अब बात आती है फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म और एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म क्या होती है, ठीक है। एक्वस फॉर्म कई बार अपन लिखते हैं एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर अपन किसी भी चीज को घोला जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, इसके अंदर वाटर होता है। तो ऐसा कोई सा भी सॉल्यूशन जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि वाटर को सॉल्यूशन के रूप में, किसके रूप में लेते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, उसको क्या बोला मैंने, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन का क्या करेंगे अपन, फिजिकल स्टेट लिखेंगे। तो मैग्नीशियम है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद जो O2 है वो कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो इसको ब्रैकेट लगा के इसके आगे क्या लिख देते हैं अपन, इसकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कौन सी फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में। तो ये एक फिजिकल स्टेट वाली क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ये सब क्लियर है आपको, ठीक है। तो आप इसको उतारिए, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं। पहली बात तो ये कि उसको बैलेंस करना क्यों पड़ता है और कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसको अपन बैलेंस करते हैं। तो वी नीड टू बैलेंस स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है उसको मैंने क्या बोला, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो उस केमिकल इक्वेशन को मुझे जरूरत क्यों पड़ी कि मैं उसको बैलेंस करूं। तो इसलिए जरूरत पड़ी, अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, वो बोलता है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल
रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई सा भी मास ना तो मैं उसको क्रिएट कर सकती हूँ ना मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं उसको क्या कर सकती हूँ, बैलेंस कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही चीज़, यही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, इसी के कारण मुझे किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अब कैसे बैलेंस करूँगी, मुझे बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कोई सी भी इक्वेशन होती है, मान लेते हैं ये इक्वेशन है, ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इसके अंदर रिएक्टेंट क्या है, Mg और O2, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और NgO मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब है कि मुझे किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो इधर वाला पोर्शन है, जो राइट वाला पोर्शन है, उसके इक्वल करना पड़ेगा क्या, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है। उसके अलावा अपन देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो इसकी किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो अपन देखते हैं एग्जांपल, जो कल एग्जांपल देखा था, मैग्नीशियम रिबिन को जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो इसको मैंने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, क्या लिखा मैंने, जब Mg को O2 के फॉर्म, O2 से बर्न किया जाता है तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट, मेरे पास जो Mg है वो इधर क्या है, रिएक्टेंट के अंदर Mg के जो एटम है वो कितने हैं, एक है। इधर मेरे पास जो Mg के एटम है वो भी क्या है, एक है। उसके बाद मैं ऑक्सीजन पे आती हूँ, इधर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। इधर मेरे पास ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, एक है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन के एटम है वो मेरे पास क्या है, अनबैलेंस है। अब अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। जिसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो ऑक्सीजन के एटम है वो तो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन जो Mg के एटम है वो इधर क्या है, एक ही है, और इधर क्या है, 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई या नहीं। ठीक है, तो इधर मेरे पास Mg के कितने एटम है, 2 है। इधर मेरे पास Mg के कितने एटम है, 2 है। इधर मेरे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है। इधर मेरे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। इसका मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अपन और एग्जांपल पढ़ते हैं आगे। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे क्या हुआ कि किसी भी इक्वेशन को मुझे बैलेंस क्यों करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या लग जाता है इसके अंदर, ये लग जाता है। ये क्या बोलता है कि हम मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज क्लियर, ओके, उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा। तो अपन एक और एग्जांपल से किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, यानी कि उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, क्या है, जब मैं Fe को वाटर में क्या करती हूँ, डिसोल्व करती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको बैलेंस करूँगी। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं लिखूँगी सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट के बाद में लिखूंगी रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद में लिखूंगी प्रोडक्ट। अब अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूंगी तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट विद उसकी फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि रिएक्टेंट के जो एटम है उसको किसके इक्वल करना है, प्रोडक्ट के इक्वल के। ठीक है, अब मैं क्या, कौन कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, Fe। ठीक है, उसके अलावा क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन। उसके अलावा क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो Fe के जो एटम है, नंबर ऑफ एटम वो कितने हैं, एक है, ये मैंने एक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर Fe के एलिमेंट कितने हैं, 3 है, ये 3 लिख दिया मैंने। अब मैं जाती हूँ हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के जो रिएक्टेंट वाला एटम है वो कितने हैं मेरे पास, 2 है, ये मैंने लिख दिया 2। उसके बाद मैं जाती हूँ प्रोडक्ट में, मेरे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम है, ये भी 2 है। उसके बाद मैं जाती हूँ ऑक्सीजन के पास, इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 1 है, और इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, 4 है। ये चीज़ तो क्लियर है आपको।
ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। Fe के जो एलिमेंट है, Fe के जो रिएक्टेंट वाले एलिमेंट है वो क्या है, मेरे पास 1 है, इधर मेरे पास क्या है 3 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अगर मैं रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ Fe इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो Fe के एलिमेंट है उसके इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। कर दिया। अब उसके बाद में आती हूँ किसके पास, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के जो रिएक्टेंट के एटम है वो मेरे पास क्या है, 2 है, और इधर भी प्रोडक्ट वाले एटम है वो क्या है, 2 है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो तो क्या है, मेरे पास बैलेंस है। लेकिन फिर मैं आगे जाती हूँ किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जैसे ही गई मैं, रिएक्टेंट के पास जो ऑक्सीजन वाला एटम है वो क्या है, मेरे पास 1, और इधर प्रोडक्ट वाले एटम है वो मेरे पास क्या है, 4। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या है, अनबैलेंस है। इसको मैं बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इसको मैंने 4 से किया, क्या मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ये पूरा जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन है वो 4 से मल्टीप्लाई नहीं होकर के ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, 4 दूनी 8। इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास क्या हो गए, 8। इसका मतलब है कि भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट क्या हो गए, मेरे पास 8 हो गए। अब जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 हुए, मेरी जो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन है, हाइड्रोजन वाला जो नंबर है वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब इसको मुझे बैलेंस करने के लिए अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। मैंने इसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो है, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है, अब मैं जाती हूँ Fe के पास। Fe के इतने, इधर कितने मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के पास 3 है, इधर कितने मॉलिक्यूल है, 3 है। इसका मतलब है कि भाई Fe तो बैलेंस है। उसके बाद में आती हूँ किसके पास, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं, 8 है। इधर कितने हैं मेरे पास, इधर भी क्या है, 8 है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। उसके बाद में जाती हूँ ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पे 4। इधर कितने हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये भी कितने हैं, 4 है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसकी फिजिकल स्टेट, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन तो हो गई अपने पास, लेकिन इसको फिजिकल स्टेट के रूप में भी लिखना पड़ेगा, तब जाके ये एक पूरी संपूर्ण जो है बैलेंस इक्वेशन होगी। तो जो Fe है, Fe मेरे पास यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, Fe के कितने मॉलिक्यूल है, 3 है, प्लस उसके बाद मेरे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसके कितने एटम है, 4। ये कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। उसके बाद मेरे पास क्या है, Fe2O3, क्या फॉर्म हो रहा है मेरे पास, फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, Fe3O4, ये कौन सी सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये कौन सी फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई मेरे पास, विथ फिजिकल स्टेट वाली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया ये। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, जब मैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसको अगर मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखती हूँ सिंबल्स के साथ, जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होगा, H2SO4। उसके बाद जिंक सल्फेट का क्या होगा, ZnSO4, और मेरे पास हाइड्रोजन का क्या होगा, H2। अब मैं इसको टेबल बना के क्या करूँगी, इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट के जो एटम है जिंक वाले वो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम वो क्या है, 1 है। उसके बाद प्रोडक्ट में जो जिंक के एटम है वो मेरे पास क्या है, 1 है। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट क्या करूँगी, मैं काउंट करूँगी। तो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है वो रिएक्टेंट के अंदर भी 2 है और प्रोडक्ट के अंदर भी क्या है, 2 है। ये इधर 2 है और ये इधर भी क्या है, 2 है। उसके बाद में जाती हूँ सल्फर पे। इधर नंबर ऑफ एटम सल्फर के कितने हैं, 1 है। इधर नंबर ऑफ एटम सल्फर के कितने हैं, 1 है, तो 1 और 1। उसके बाद में जाती हूँ ऑक्सीजन के पास। इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, इधर मेरे पास है 4 ऑक्सीजन, और इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन, इधर भी मेरे पास क्या है, 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है मेरे पास क्या है,
बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्यों है? एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ ऑफ साइड। दोनों साइड जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गई? इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। ये क्या हो गई? पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन। इसका मतलब है कि अपन को करना क्या है? बेसिकली अपने को करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। दोनों को अगर मैं इक्वल कर देती हूँ तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। अपन ने पढ़ा सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनको अपन क्या कैसे बैलेंस करते हैं। और जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है, अनबैलेंस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी? स्केलेटन इक्वेशन, उसको अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया? नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट। ये अपन ने आज पढ़ा। ठीक है, अब अपन कल क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस इक्वेशन आने के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस का जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई से भी दो एटम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे और नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। उसको मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे अपन? कोई सा भी एक जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? डीकंपोज होगा। कोई सा भी एक जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? कंपोज होगा और वो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। इसको मैंने क्या बोला? डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि कोई सा भी एक जो रिएक्टेंट है या कोई सा भी एक प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। कोई सा भी एक रिएक्टेंट है वो किसी और एटम से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर दो रिएक्टेंट, अलग अलग जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। उसको मैंने क्या बोला? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी रिएक्शन अपन क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ ये आज का ओवरव्यू था। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में अपन ने कुछ बेसिक चीजें देखी है। इसी के साथ अपन कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपने जो परिश्रम इंस्टीट्यूट को इतना प्यार और सम्मान दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।